माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दोस्ती के बारे में देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दोस्ती आखिर है कैसा, तो फिर चलते हैं आगे। इसमें देखो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है कर्ड एंड ब्रेड मेकिंग में। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में दोस्त कैसे कैसे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तुम्हें फ़ायदा होगा तभी तो वो तुम्हारा दोस्त होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरी, तो बहुत सालों पहले से यूज़ आता आ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अल्कोहल बनाने में। अब बोलोगे ये अल्कोहल बनता कैसे है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। देखो फर्मेंटेशन शुगर का होगा अल्कोहल में, बार्ले का होगा, डफ का होगा इडली डोसा में। फर्मेंटेशन कई तरह के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का फर्मेंट कर दो। देखो यहाँ पे ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हो रहा है, पहले पाइरूवेट में बदल रहा है, फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्परजिलस आया और बना दिया सोया सॉस, लैक्टिक एसिड इसमें पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस आया, दही और पनीर बना दिया, लैक्टिक एसिड कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। ये एक ईस्ट है, ये ईस्ट आके बियर बना दिया, वाइन बना दिया, ब्रेड बना दिया। तो देखो ये ग्लूकोज कहाँ कहाँ बदल रहा है। ये ग्लूकोज तुम्हारा, ये वाला ग्लूकोज पहले सोया सॉस बनाया इससे, फिर पनीर और दही बना, फिर बियर बना, वाइन बना, ब्रेड बना। तो ये सब क्या है, फर्मेंटेशन है। तो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देखो इसमें एस्परजिलस नाइगर इस्तेमाल हुआ, लैक्टोबैसिलस इस्तेमाल हुआ, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया इस्तेमाल हुआ। ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है। अब बोलोगे भैया ये यूनिसेलुलर फंजाई क्या होते हैं, तो मैंने ये बोला था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये बताया था। मैं ये बोला था कि ये दोनों यूनिसेलुलर है, ये बाकी सब मल्टी सेलुलर है। ये यूनिसेलुलर है, बाकी सब मल्टी सेलुलर है। अब बोलोगे कि लेकिन भाई ये जो सैक्रोमाइसिस सर्विसिया है ये एक फंजाई में आता है और ये ईस्ट है। फंजाई में एक एग्जाम्पल होता है ईस्ट। ईस्ट को ना ये यूनिसेलुलर फंजाई बोलते हैं क्या, और यही ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। तो याद रख लो ये एक एक्सेप्शन है, रट लेना तुम। तो समझ गए। देखो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हुआ, सोया सॉस, चीज़, योगर्ट, बियर बना, वाइन बना, ये बना। देखो बार्ले मतलब तुमने ये देखा होगा ना, गेहूँ, उसमें स्टार्च बहुत होता है, वो जाके बियर बन गया। अंगूर का नाम सुने हो, अंगूर जाके वाइन बन गया। ये सब फर्मेंटेशन हो रहा है, यही प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि कैसा प्रोसेस होता है। आगे देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या समझे। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे वेजिटेबल का छिलका, एनिमल का रिमेन्स मतलब फिकल मैटर, एनिमल का फीसेस, वो क्या होता है, ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। ये जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना, और बैक्टीरिया के द्वारा इसको वेस्ट मतलब हार्मफुल चीज़, इसको यूज़ किया जाता है, यूजेबल सब्सटेंस में बनाया जाता है। एक बात बताओ, अगर दुनिया से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ख़त्म कर दिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इरेडिकेट कर दिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं दुनिया में, तो क्या बताओ, कोई भी चीज़ सड़ेगा, कोई भी चीज़ गलेगा। आदमी, एक इंसान मर गया, एक जानवर मर गया, तो क्या वो कभी सड़ेगा? तो आंसर है नहीं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो गया इस दुनिया से तो कोई ना इंसान सड़ेगा मरने के बाद, ना कोई जानवर सड़ेगा, लाश ही लाश दिखेगा। समझ गए तुम। तो यह याद रख लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही वजह से वो सारे डिकम्पोज हो जाते हैं माटी में, और माटी में जाके वो ह्यूमस बनाता है जो प्लांट यूज़ करता है, और प्लांट ग्रो होता है और तुम्हें ऑक्सीजन देता है। तो ये सब प्रोसेस है, चल रहा है, ऐसा चलता रहेगा। यहाँ पे देखो, रिकॉल द बैक्टीरिया ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया और फंजाई याद रख लेना। बैक्टीरिया और फंजाई का मदद लेकर, बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से इतना सारा एंटीबायोटिक हम लोग बनाए हैं कि तुम नाम देखोगे, तुम उनका काम जानोगे ना तो शौक में पड़ोगे कि भाई ऐसे ऐसे काम होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे ज़िंदगी में, हमें सेव करने के लिए। जैसे पेनिसिलियम स्पेसीज से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जेनस से, ये सब देखो, ये सब एंटीबायोटिक है। तो ये सब कहाँ से आता है, देखो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनस है, लेकिन ये तुम्हें याद नहीं करना। क्यों?
ये तुम्हें याद नहीं करना, जो याद करने वाला है वो बताऊंगा। मैं इस तरह बता रहा हूँ कि देख एंटीबायोटिक होते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक में बैक्टीरिया का भी काम आता है मेडिसिन बनने में, तो वही मैं बता रहा हूँ। देखो ये एंटीबायोटिक है, कौन सा बैक्टीरियल स्पीसीज ये काम कर रहा है, समझ रहे हो तुम? मैं यही बताना चाह रहा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है सॉइल के फर्टिलिटी के लिए, सॉइल में इनटू फिक्सेशन करता है। कंप्लीट। अब बताता हूं कैसे। एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन होता है, क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो N2 के फॉर्म में होता है, फ्री नाइट्रोजन। कंप्लीट। ये नाइट्रोजन को साइनोबैक्टीरिया, जो राइजोबियम नाम है, राइजोबियम ये क्या करता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये N2 को क्या करता है? ये बदल देता है अमोनिया में बदल देता है। और अमोनिया से ये दो गो बैक्टीरिया काम करता है, एक नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ये दो बैक्टीरिया क्या करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। याद रखना नाइट्राइट का फॉर्मूला। फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रोबैक्टर, इसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। अब जो रूट होगा ना प्लांट का, वो इन नाइट्रेट को लेगा। अब जब प्लांट अपना नाइट्रेट यूज कर लिया, जो नाइट्रेट बच गया, उस नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। समझ गए तुम कहानी क्या चल रहा है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, फ्री नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरियम लेगुमिनस प्लांट के रूट में फिक्स करता है, उस पहले अमोनिया में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, कौन करवाता है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस नाइट्राइट में। फिर नाइट्राइट से ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रेट में, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रेट प्लांट यूज करता है, जो नाइट्रेट बच जाता है उसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन में बदल देता है। कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो, कर्ड और ब्रेड बनाने में तो सबसे पहले हम एक चीज़ बनाएंगे, मतलब दही और रोटी बनाने में। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, दूध में, मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस प्रोटीन का नाम क्या है? मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस प्रोटीन का नाम होता है कैसीन प्रोटीन। कंप्लीट। मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होता है उस शुगर का नाम है लैक्टोज शुगर। कंप्लीट। ये प्रोटीन जो मिल्क में होता है ना, ये मिल्क में जो प्रोटीन होता है, नाम सुनना, वो प्रोटीन क्या करता है? वाटर को भी बांध के रखता है, फैट को भी बांध के रखता है। मिल्क का प्रोटीन वाटर को भी बांध के रखता है, फैट को भी बांध रखता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, या ये देखो पहली क्या कह रही है कि मेरी मम्मी ना दही जमाने से पहले क्या करती थी? एक हल्का सा लिटिल कर्ड और वार्म मिल्क में ऐड करती थी, तो सुबह ये आके देखती थी तो वो जम चुका है, कर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो लिटिल कर्ड ऐड करते हैं ना, लिटिल कर्ड, उसको बोलते हैं इनोकुलम। क्या? इनोकुलम का मतलब ये होता है कि उसमें लाखों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होते हैं, लाखों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो जाता है मिल्क में, और मिल्क में क्या करता है? मिल्क में जो प्रेजेंट शुगर होता है ना, लैक्टोज, उसको लैक्टिक एसिड में बदलता है। क्या? फिर से लैक्टोबैसिलस, जो इनोकुलम डालते हैं ना, जोरन में लैक्टोबैसिलस होता है, उसमें प्रेजेंट लाखों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदलता है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लगता है। और मैंने क्या बोला था? ये जो कैसीन प्रोटीन होता है ना, वाटर और फैट को बांध के रखता है। तो जैसे ये प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा ना, तो क्या होगा? वाटर और फैट अलग अलग हो जाएगा। अब प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो वो किसको बांध के रखेगा? तो वाटर और फैट अलग अलग हो जाएगा, और उसी को बोलते हैं दही, यानी कर्ड हमारा तैयार हो गया। कर्ड इज रेडी। कंप्लीट। पहले क्या करेगा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क में शुगर जो प्रेजेंट होता है लैक्टोज, उसको लैक्टिक एसिड में बदलेगा। लैक्टिक एसिड क्या करेगा? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लगेगा। और ये प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन वाटर और फैट को बांध के रखे रहता है। जैसे प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, वाटर फैट अलग हो जाएगा और मिल्क कोगुलेट हो जाएगा, और इस कोगुलेटेड मिल्क को बोलते हैं कर्ड। कंप्लीट। इनोकुलम क्या होता है? तो जो स्टार्टिंग मटेरियल जो मिल्क में ऐड होते हैं दही बनाने से पहले, जिसको बोलते हैं जोरन। कंप्लीट। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज़ क्या होता है? ये हमारे जो हम तो दही खाते हैं उसका इस्तेमाल डायरेक्ट समझो, विटामिन B12 को इंक्रीज कर देता है इंटेस्टाइन में। इट चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब हमारे बॉडी में जो माइक्रोब्स डिजीज कर रहा है उसके ग्रोथ को चेक करता है। कंप्लीट। और कर्ड जो होता है ना, दही, एक प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक का मतलब ये होता है स्टोमक को हेल्दी रखता है। कंप्लीट।
स्टोमक को हेल्दी रखता है कौन? कर्ड, दही। अब देखो, तुमने दही के बारे में पढ़ लिया, अब पनीर के बारे में कौन पढ़ेगा? तो हम पढ़ाएंगे ना। देखो कैसे पढ़ाते हैं। दूध होता है ना, सबसे पहले उनमें तुम देखते होगे पनीर बनाने से पहले विनेगर ऐड करते हैं। क्यों? विनेगर तो एक एसिड है, तो पनीर बनाने से पहले दूध में विनेगर ऐड करते हैं, और विनेगर एक एसिड है। वो एसिड क्या करता है? मिल्क के पीएच को चेंज कर देता है, मिल्क को एसिडिक बना देता है। मिल्क अल्कलाइन होता है या न्यूट्रल होता है, उसके पीएच को चेंज करके एसिडिक बनाता है। और जैसे मिल्क एसिडिक होगा, मिल्क का पीएच घटेगा, वो मिल्क का वाटर और फैट दोनों अलग अलग हो जाएगा। फाइनल स्टेज में हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया और फंजाई को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो पनीर का टेक्सचर और कलर जो होता है ना, या पनीर का टेस्ट होता है ना, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया तू ऐड कर रहा है और किस टाइप का फंजाई टू ऐड कर रहा है। कंप्लीट। अब बोलोगे भाई पनीर में बैक्टीरिया फंजाई का कहाँ से आ गया रोल? तो हाँ, पनीर ना बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग टेक्सचर के, बहुत महंगे महंगे टाइप के पनीर होते हैं। तो मतलब वो अलग अलग बैक्टीरिया और फंजाई का इस्तेमाल करके बनाते हैं। कंप्लीट हुआ। हम दो तरह के पनीर के बारे में पढ़ेंगे, एक स्विस चीज़, एक रॉकफोर्टाई चीज़। रॉकफोर्ट चीज़, स्विस चीज़ बनता है बैक्टीरिया ऐड करने से। उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानाई। कौची? एक बार और बोलो, एक बार बाई प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानाई। और रॉकफोर्ट चीज़ बनता है फंजाई ऐड करने से। उस फंजाई का नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। कंप्लीट। जो स्विस चीज़ होता है ना, उसमें जो बैक्टीरिया ऐड करते हैं ना, उनकी वजह से ये लार्ज होल होता है। कंप्लीट। स्विस चीज़ में एक ऐसा पनीर जिसमें लार्ज होल होगा, उस पनीर को क्या बोलेंगे? स्विस चीज़। एक ऐसा पनीर जिसमें स्मॉल स्मॉल होल होगा और वो फंजाई से मिलके बना होगा, तो वो बोलेंगे, उसको बोलेंगे रॉकफोर्टाई चीज़। तो हमने दूध के बारे में दूध से दही बना लिया, अब दूध से पनीर बना लिया। अब आगे देखो क्या क्या बनाते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, इडली डोसा, मतलब उनके साथ दही तो लेता ही हो ना। तो अब दही में जो होता है ना, अब बताता हूँ, कैन यू गेस वाई? तो बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो यूजफुल फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली, डोसा, बैटर। ये सब बैक्टीरिया और ईस्ट का इस्तेमाल हर जगह करते हैं, हर जगह। दूध दही में, पनीर में, समझ रहे हो? फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली, डोसा, बैटर में, ये सब में ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कहने का मतलब, और बबल्स ऑफ द गैस फील्ड ऑफ द डव इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम। ये क्वेश्चन आएगा नीट में या तुम्हारे एमयू में, एमयू एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा कि जो डफ होता है ना, उसका फूल जाना। अब बताता हूँ ये डफ का फूलना कैसे होता है। ये डफ है, ये फूल गया, तो ये किसके द्वारा फूला? ईस्ट के द्वारा। क्यों? ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। क्या? तो यही कह रहा है कि जो डफ राइजेस होता है ना, डफ फूलता है ना, बबल 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 ऑफ द गैस फील्ड डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। डफ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है किसके द्वारा? तो ईस्ट के द्वारा। ईस्ट क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, किस गैस की वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट के द्वारा। मैं ये प्रोसेस समझा रहा हूँ आगे। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री, मेकिंग ब्रेड एंड पेस्ट्रीज केक। तुम जहाँ पे देखोगे केक वाला दुकान, जहाँ पे बहुत तरह का केक बनता है, पाव रोटी बनता है, तो वो उसको बोलते हैं बेकरी। बेकरी में ईस्ट का इस्तेमाल भरपूर होता है। तो जब भी तुम देखोगे मैदा, जब भी मैदा का मालपुआ बनता होगा या जो भी कुछ बनता होगा, तो मैदा फूलने लगता है, उसमें ईस्ट ऐड करते हैं। ईस्ट क्या करता है? वो मैदा में प्रेजेंट शुगर को लगेगा खाने, और रेस्पिरेशन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तुम पढ़े हो ना, जो भी एनिमल होता है वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, लेकिन ये ईस्ट क्या करेगा? शुगर खाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। देखो ईस्ट है, मैदा के साथ मिक्स कर दिए, उसमें शुगर भी मिक्स और वाटर भी मिक्स कर दिए, वो हो गया डफ। डफ मतलब क्या हुआ कि मिक्सचर ऑफ ईस्ट, आटा और शुगर और पानी। ईस्ट, आटा, शुगर, पानी, चीनी, पानी, ईस्ट और आटा मिला दिए, उसको बोलेंगे डफ। ये हो गया डफ। 2 घंटा बाद ये डफ फूल के ऐसा हो गया। अब बोलोगे भाई ये फूल के ऐसा क्यों हो गया? इसमें ईस्ट ऐड किए थे। ईस्ट क्या करेगा? ये शुगर को लगेगा खाने। ईस्ट क्या करेगा? ये शुगर को लगेगा खाने, और क्या करेगा? देखो, शुगर को खाया ईस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे डफ में बढ़ेगा, वो डफ फूलना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट। डफ क्यों फूलेगा? तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज़। तुम दुकान में दवा खरीदने जाते हो, मेडिसिन, वो दवा वाले पैसा लेते हैं। तुम कभी देखोगे तुम्हारे अगल बगल में दवाई का दुकान होगा,
तुम बात करते हो कि भाई वो बहुत कमाता है, कमाता है ना, क्यों कमाता है? वो दवाई बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही, बहुत सारा ऐसा दवाई बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ही मैं बता रहा हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन पे भी। अब बोलोगे वो कैसे? फर्मेंटेशन में। भाई अल्कोहल कितना महंगा बिकता है, अल्कोहल इंडस्ट्री आजकल बिलियन डॉलर में चल रहा है, इतना पैसा अल्कोहल इंडस्ट्री छाप रहा है, सरकार टैक्स 50, 55, 60% भी लेता है, फिर भी अल्कोहल इंडस्ट्री चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिकता बहुत ज़्यादा है, तो उसका हो गया कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बताता हूँ कैसे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, वाइन के लिए, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, जोर दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना, एसिटिक एसिड। ईस्ट का यूज़ होता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अब बताता हूँ कैसे, फर्मेंटेशन से। अब बोलोगे फर्मेंटेशन क्या होता है, तो कहता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। क्या? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। देखो फर्मेंटेशन देखो, द पर्पस, ईस्ट क्या होता है, ग्रो होता है नेचुरली, और शुगर प्रेजेंट होता है बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ड फ्रूट जूस को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। आप बोलो ये कैसे, तो मैं बता रहा हूँ। ये देखो सीरियल, शुगर केन, मोलासेस, फ्रूट, अगेव, ये सब में शुगर प्रेजेंट होता है, अलग अलग टाइप का शुगर प्रेजेंट होता है। ये शुगर को जैसे माल्टोज, जितना भी लास्ट में ओज ओज आए ना, ओज 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 मतलब शुगर है। क्या? जितना भी लास्ट में ओज 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 आएगा मतलब शुगर है, जितना भी लास्ट में एज 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 आएगा मतलब एंजाइम है। तो देखो ये शुगर माल्टोज, ये ट्रायोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सब शुगर है ना, ये सब का फर्मेंटेशन हो जाएगा अल्कोहल में। तो यही, इसके आगे नहीं जाना, ये सब का इतना जानो, फर्मेंटेशन हो जाएगा अल्कोहल में। कंप्लीट। आगे देखो, ये कह रहा है 500 ml वाटर लो, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून शुगर लो और हाफ स्पून ईस्ट पाउडर लो। ये लो बीकर, इसमें 500 ml वाटर, इसमें चीनी डालो, शुगर, और इसमें ईस्ट डालो, और 2 घंटा बाद, और उसको गर्मी में रख दो 5 घंटा के लिए। तुम देखोगे उसका जो स्मेल होगा ना, स्मेल वो अल्कोहलिक हो जाएगा, अजीब सा स्मेल होगा, समझा? तो आगे देखो, लीव्स पास्चर, तुम सब भूल जाओ, मैं कह रहा हूँ सब भूल जाओ, लेकिन ये याद रख लो, ये याद रख लो, लीव्स पास्चर फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किया था, और ये फर्मेंटेशन का कब किया था? 1857। मैं कह रहा हूँ भूलना कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोला हूँ फ्लो में, सब याद रखना है, लेकिन इसको ज़्यादा याद रखना है। लीव्स पास्चर फर्मेंटेशन का डिस्कवरी किया था 1857 में। कंप्लीट। आगे चलो, इडली डोसा, मैंने बोला कि फर्मेंटेशन होता है शुगर का अल्कोहल में बनना, लेकिन डफ का भी फर्मेंटेशन होता है इडली डोसा बनाने के लिए, तो ये भी तो फर्मेंटेशन हुआ। तो फर्मेंटेशन को तुम अपने हिसाब से जितना मर्जी है डेफिनेशन दे दो। तो इडली डोसा, फर्मेंटेशन ऑफ डफ बाय बैक्टीरिया। कंप्लीट। बेकरी प्रोडक्ट होता है फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। जो भी बेकरी प्रोडक्ट होता है ना, जैसे ब्रेड हो गया, पाव रोटी हो गया, फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। टॉडी होता है साउथ इंडियन का ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है, जैसे सैप फ्रॉम पाल्म ट्री अंडरगोज फर्मेंटेशन। अब बताता हूँ ये टॉडी होता क्या है। तुम गांव में देखते होगे, पासी आता है और ये खजूर के पेड़ पे चढ़ता है, और खजूर के पेड़ पे हल्का कट लगाता है, वहाँ पे एक कोहिया डाल देता है, और वो कट से ना बूंद बूंद ये कोहिया भर जाता है। 10 दिन बाद आता है, फिर ये कोहिया को उठा के ले जाता है और रोड के किनारे बैठ के और उसको बेचता है, सेल करता है। तो वही हो गया टॉडी, मतलब जो पेड़ होता है ना नारियल का, खजूर का, उस सब में क्या करता है, एक कट लगा देता है, और उस कट की वजह से उस वहाँ का जूस निकलता है उसमें, और वो बाल्टीन में या गिलास में या कुछ बकेट में भरता रहता है। तो वो चढ़ता है खजूर के पेड़ पे और कट लगाता है, वहाँ पे एक बकेट टांग देता है, और 10 दिन बाद आता है तो वो बकेट फुल हो जाता है। तो वही हो गया टॉडी, मतलब वो टॉडी होता है सैप फ्रॉम पाल्म ट्री, उसका जूस जो होता है ना पाल्म ट्री का, वो अंडरगोज ऑफ फर्मेंटेशन, 10 दिन में वो फर्मेंट होके बढ़िया टेस्ट आ जाता है, और उसी को लोग साउथ इंडिया में ट्रेडिशनल ड्रिंक की तरह यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री के बारे में ये देखते हैं। माइक्रोब्स का यूज़ बहुत बड़ा लेवल पे होता है, जैसे अल्कोहल बनाने में, दवाई बनाने में, केमिकल और एंजाइम के बारे में। केमिकल और एंजाइम के देखो, केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, 2 एंजाइम के बारे में, और हम पढ़ेंगे केमिकल, एंजाइम और एसिड के बारे में पढ़ेंगे। मैंने क्या बताया था कुछ देर पहले कि तुम याद रख लेना, एसिटिक एसिड आया ना इसमें, मैं उसी के रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ आगे। ये 3 एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो आगे,
इथेनॉल प्रोडक्शन होता है, उसमें शुगर का एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है और ईस्ट के द्वारा सैक्रोमाइसिस सर्विसिया के द्वारा इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। अब बोलोगे ये कैसे? मैंने कहा था फर्मेंटेशन क्या होता है, शुगर का अल्कोहल में बदलना, शुगर का अल्कोहल में बदलना। तो देखो ये शुगर है, ये एनॉर्बिक कंडीशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, उसमें हम क्या किए, ईस्ट डाल दिए, ये शुगर को क्या बदल देगा, इथेनॉल अल्कोहल में बदल देगा। कंप्लीट। कौन बदलेगा? ईस्ट बदलेगा। तो देखो अल्कोहल बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल। कह रहा है कोई बोले कि अल्कोहल कैसे होता है, अल्कोहल का टेक्सचर किस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ पे, कि किस चीज़ का अल्कोहल बना रहे हो। अगर अंगूर से बना रहे हो तो उनका अलग होगा, अगर गेहूं से बना रहे हो तो उनका अलग होगा, बार्ले से बना रहे हो उनका अलग होगा। डिस्टिल और नॉट, अब ये बोलेंगे अब डिस्टिल और नॉट क्या होता है, तो मैं एक बात बताता हूँ। ये देखो ये याद रखना है, मैं इसको आऊँगा इस पर, लेकिन अभी ये देखो बार्ले हुआ, बार्ले का फर्मेंटेशन हुआ ईस्ट के प्रेजेंस में, बियर बना दिया, बार्ले से बियर बन गया। ये बियर पियोगे तुमको नशा बहुत कम चढ़ेगा, लेकिन जैसे इनका डिस्टिलेशन हो गया विस्की बन गया। बार्ले का फर्मेंटेशन हुआ बियर, बियर का डिस्टिलेशन हुआ विस्की बन गया। अब जब विस्की को तुम पी लोगे ना तो एक बार में तो 10 बार गिरोगे ही। अब नाली में गिरोगे या कहाँ गिरोगे वो हमें नहीं पता। मेरे कहने का ये मतलब है कि विस्की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, तो वही मैं बता रहा हूँ जो भी डिस्टिल्ड होता है ना, डिस्टिल्ड ये वाला, वो बहुत ही पावरफुल होगा। अगर तुम इसको चढ़ा लोगे ना तो दिन भर 10 दिन तक तो गिरते रह जाओगे, 2 दिन तक तो गिरोगे कम से कम। और ये हो ना, ये चलेगा, ये चल सकता है, ये कम पावरफुल होता है, ये अनडिस्टिल्ड होता है। तो याद रख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा डिस्टिल्ड कौन होता है, अनडिस्टिल्ड कौन होता है। तो डिस्टिल्ड विस्की, ब्रांडी, रम, अनडिस्टिल्ड बियर और वाइन। कंप्लीट। ग्रेप्स होता है, उसका फर्मेंटेशन हुआ, वाइन बना। वाइन क्या है, अनडिस्टिल्ड है, मतलब कम नशा। इसका डिस्टिलेशन किया ब्रांडी। अब ब्रांडी पी लोगे तो ब्रांड बाबू बन जाओगे, गिरते रहोगे, कहीं भी गिरो तुम, नाली में गिरो, पोखर में गिरो, नदी में गिरो, रोड पे गिरो, भैंस पे चढ़ जाओ, सांड पे चढ़ जाओ, ये सब ऐसे, मतलब ये सब पियोगे ना तो फिर वैसा ही होगा, वैसी हरकतों करोगे। आगे देखो, मैंने कहा एसिड, एसिटिक एसिड, तो उनके अलावा मैं 4 नाम दे दूंगा। इनके अलावा ना क्वेश्चन नीट में आएगा, ना तुम्हारे बोर्ड में आएगा, ना तुम्हारे एमयू एंट्रेंस में आएगा। 4 नाम देता हूं, देख। लैक्टिक एसिड कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस। ब्यूटेरिक एसिड कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम। एसिटिक एसिड कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई। सिट्रिक एसिड कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फंजाई। कौन सा फंजाई, तो एस्परजिलस नाइगर। कंप्लीट। ये चारों एसिड याद रख लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चलो, इंजाइम। इंजाइम मैं बोला था इंजाइम, फिर उसके बाद केमिकल। इंजाइम के बारे में 2 याद रखो, जाइमेज कौन सा माइक्रोब्स, तो सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ये एक ईस्ट है, ये एक फंजाई है। कंप्लीट। स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन सा, तो स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा माइक्रोब्स, तो स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, याद रखना। तो ये याद रखना। जाइमेज कौन सा ना माइक्रोब्स, तो सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन सा, तो स्ट्रेप्टोकोकस। अब बोलोगे जाइमेज का काम क्या है, तो ये एक एंजाइम है। मैंने बोला एज मतलब एंजाइम, ओज मतलब शुगर, जितना भी ओज आया सब शुगर। जाइमेज इसका ये होता है अल्कोहल बनाने में बहुत ज़्यादा, ये जाइमेज एक ऐसा एंजाइम है जिसका अल्कोहल बनाने में बहुत ही ज़्यादा रोल है। कंप्लीट। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसका यूज़ होता है क्लॉट को बस्ट करने के लिए। जब तुम्हारे बॉडी में खून जम जाएगा, जब तुम्हारे बॉडी का जो पाइप सिस्टम है ना, वेन ऊन, उसमें क्या होगा, जाम लग जाएगा, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का डोज तुम्हें दिया जाएगा, वो जाम को ख़त्म कर देगा। अगर तुम्हारे बॉडी से जाम नहीं ख़त्म होगा, तुम्हारे बॉडी का क्लॉट ख़त्म नहीं होगा, तो तुम्हें क्या होगा, हार्ट अटैक। क्या, हार्ट अटैक आएगा। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। जब भी तुम्हारे क्लॉट लग गया, खून जम गया, खून का धब्बा लग गया, तो किसका डोज लो, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। और जब भी स्ट्रेप्टोकाइनेज का डोज लेते हो, वो खून के धब्बा को तोड़ता है और तुम्हें बचा लेता है हार्ट अटैक से, जिसको बोलते हैं प्रिवेंट फ्रॉम माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। कुछ केमिकल होते हैं जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, कौन सा माइक्रोब्स, तो फंजाई। कौन सा फंजाई, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कौन सी, ट्राइकोडर्म्स पॉलीस्पोरम।
बताता हूँ इसका काम क्या है। इसका यूज़ होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तुम सुने होंगे कि इसका किडनी खराब हो गया है, इसको किडनी का ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। एक आदमी का किडनी खराब हो गया है और उसको चाहिए किडनी। अब कोई आदमी डोनर मिल गया, वो कह रहा है कि भाई मेरा किडनी ले ले, तो तुम उसका किडनी कैसे दोगे उसको? जैसे तुम उसका किडनी उसके किडनी लगाओगे उस इंसान में, वो उसका इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी, उसके देह के अंदर जो भी एंटीबॉडी होगा ना, वो उस किडनी को लगेगा मारने। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि ये चोर आया है हमारे घर में बीमारी करने। क्या? तो वो लगेगा मारने। समझे? जब भी तुम्हारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल तुम्हारे बॉडी के अलावा आता है, तुम्हारा एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाता है और लगता है मारने। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये एंटीबॉडी तुम्हारे घर का चौकीदार है और तुम ला रहे हो किडनी अपने घर में दूसरे का, तो क्या करेगा, ये बोलेगा भाई इसको लगेगा बीमारी करने आ रहा है, इसको थोड़ी पता कि हमको बचाने आ रहा है, ये लगेगा मारने। ये चौकीदार कहेगा नहीं तुम किडनी हो, तुम बाहर रहो, तुमको मारने लगेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोलेंगे चौकीदार को घूस खिला देंगे, और इसको घूस खिलाने के लिए हम साइक्लोस्पोरिन ए दे देंगे। जैसे घूस खिलाएंगे ये चुप हो जाएगा, ये सप्रेस हो जाएगा, ये कुछ नहीं बोलेगा, मौन हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं होगा। बोलेगा तुम जाओ किडनी ट्रांसप्लांट कर दो फिर, लेकिन हर बार जैसे जैसे इसको हर बार घूस देना पड़ेगा, साइक्लोस्पोरिन ओ का डोज बार बार देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के किडनी को मारे ना, कंप्लीट वो जो किडनी ट्रांसप्लांट किए हो उसको ख़त्म ना करे, उड़ा ना दे। क्योंकि बॉडी को ना बहुत अच्छे से अपने और बेगाने में पहचान आता है। इम्यून सिस्टम को अपना और बेगाना में पहचान बहुत अच्छे तरीके से आता है, समझ गए? तो जब भी तुम किसी और के किडनी किसी और को दोगे ना, तो उसका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चौकीदार एंटीबॉडी खड़ा है, उसको लगेगा बीमारी करने आया है। तो इसके लिए हम उसको साइक्लोस्पोरिन ए का डोज देंगे कंप्लीट, जो क्या करेगा, आसानी से शांत बैठेगा, किडनी को नुकसान नहीं देगा, और बार बार देना पड़ेगा ये डोज। स्टेटिन, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया तो तुम क्या करोगे, स्टेटिन लोगे। ये एक केमिकल है, ये किससे आता है, तो ईस्ट से आता है। और ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई नाम सुने हो, कौन सा ईस्ट? मोनास्कस परप्यूरियस। तो जब भी तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, स्टेटिन का डोज लो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा। अब आगे देखते हैं, हम लेक्चर नंबर 3 में और देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिकल यूज़ क्या है, वैक्सीन क्या है, सॉइल फर्टिलिटी में यूज़ क्या है, क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट में यूज़ क्या है। अभी तक इतना ही, और आगे बने रहिए हमारे साथ, फिर देखेंगे। और अगर तुम इतना कर लिए ना, तो फिर तुम्हें 12th में माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इतना ही में तबाही मचा दोगे। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो तुमसे बच जाएगा। मतलब एक एक क्वेश्चन ना तुम ख़त्म कर दोगे भाई, कि भाई ये मुझे आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, सब आएगा तुम्हें। और ऐसे ऐसे ना मैं इतना सीक्वेंस में पढ़ाया हूँ कि अगर तुम ये कंप्लीट कर लिया ना, तो फिर मतलब धुरंधर हो जाओगे। चलो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।